दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो फिर से हाजिर हुए हैं आपके कुछ अच्छे विषय, कुछ अच्छे सब्जेक्ट, अच्छे टॉपिक्स के साथ। रोज़ की भांति आज फिर आपके सामने हैं, ठीक है? तो आज का सबसे पहला जो हमारा वो है टॉपिक है, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना? अब आप एक चीज़ देखिए कि अभी योगी जी पिछले दिनों कहाँ गए थे? जापान गए थे। उन्होंने वहाँ पर क्या किया? मैग्लो में क्या किया? सफ़र किया। और मैग्लो में जब कोई सफ़र करता है, दुनिया की सबसे तेज़ ट्रेन है आज के समय मैग्लो, ठीक है? हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन अभी तक आ रही है। मोदी जी ने जब जापान के साथ समझौता किया था, तब से लेकर आज तक बनी नहीं चीज़ें कि फॉर्मर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया की तरफ से डिले था। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, करप्शन बहुत से आरोप लगाए उन्होंने। और ये बात सही है कि हमारा एक इंडियन स्टाइल है, वो हो जाएगा, कर लेंगे, करा लेंगे। वो वाली चीज़ें आज भी हमारे यहाँ क्या करती हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या कि अभी मैग्लो ट्रेन में जब उन्होंने सफ़र किया और मैग्लो की स्थिति ये है कि ये बुलेट ट्रेन से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा स्पीड, ठीक है? और आपको बताऊँ इसके चलने का तरीका ये है कि ये हवा में तक चलती है। ये इसके पीछे का जो साइंस है, वो दूसरे तरह से काम करता है। चुम्बकीय उस पे काम करता है और चुम्बक में क्या होता है, आप देखो, ये मैग्लो तकनीक क्या है तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो होते हैं, जैसे आपने एक चुम्बक है, चुम्बक को हमेशा 2 ध्रुव में बाँटा जाता है ना? नॉर्थ और साउथ, ठीक है? अगर नॉर्थ ध्रुव अगर साउथ ध्रुव के पास आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। और अगर साउथ को साउथ की तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। यही तो है ना? जैसे आप इलेक्ट्रॉन देखते हो, उस पर चार्ज कौन-सा होता है? तो माइनस चार्ज होता है। और माइनस-माइनस हमेशा क्या करेंगे एक-दूसरे को? आकर्षित करेंगे। और माइनस प्लस हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन की पूरी फिजिक्स है, वो इस तरीके से होती है कि जब एक ट्रेन होती है, इसमें चक्का होते हैं और इसमें रबड़ के पहिए लगाए जाते हैं। और वो लगाए क्यों जाते हैं, उसका साइंस भी आपको हम समझाने की कोशिश ये रहती है कि ये देख रहे हो ना आप, ये मैंगलो को इस तरीके से बनाया जाता है, ये है। ये इस तरीके से पिलर होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पूरे के पूरे उसमें पटरी पे क्या बिछी होगी, पटरी के नीचे एक बड़ी मोटी-सी मैग्नेट बिछी होगी। मैग्नेट में मान लो कि अगर उन्होंने क्या साउथ पोल रख दिए या नॉर्थ नॉर्थ पोल रख दिया, नॉर्थ वो रख दिया, इस पे चार्ज रख दिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी एन होगा और नीचे भी एन होगा, तो ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे होंगे और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से दूर भगाने की। प्रतिकर्षण में क्या होता है, हम किसी चीज को, आप चुम्बक को कभी भी देखो, चुम्बक को जब आप क्या करते हो, सेम ध्रुव को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करते हो, मतलब साउथ पोल है, साउथ साउथ ध्रुव से मिलाओगे तो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे। और प्रतिकर्षण करने के बाद क्या होगा, अगर आप छोड़ दोगे तो एकदम झटका लगेगा और वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी चुम्बक के साउथ ध्रुव को नॉर्थ ध्रुव की तरफ ले जाओ, दूसरा कोई चुम्बक रखा है जो नॉर्थ ध्रुव पे है, आपका एक चुम्बक जो है वो साउथ ध्रुव पे है। अब ऐसे समझ लीजिए आप, ये चुम्बक है, ठीक है, ये एक चुम्बक है, आप ये इसका नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। अगर ये स्थिति है तो ये क्या कर लेगी, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगी। और अगर यही चीज हम ऐसा कर दें, सपोज करो हमने यहीं पर क्या कर दिया, हमने यहां पर क्या कर दिया, नॉर्थ ही कर दिया, तो ये क्या है, हर चुम्बक में 2 ध्रुव होते हैं और इसी टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, ठीक है। जैसे आपको जनरेटर का पता होगा, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। कैसे करता है, तो साहब अगर किसी कुंडली में किसी गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कुंडली को क्या किया जाता है, डाला जाता है, फैराडे साहब यही तो कर रहे थे। फैराडे साहब को कोई चीज मिली नहीं, जब उनको वो हो गया, बंद हो गया पूरा पूरा प्रोग्राम, तो उन्होंने क्या किया, फेंक के चुम्बक मारी और वो कहा, कुंडलियों के किसी एक घेरे के बीच से निकल गई। और जैसे ही उसमें कंडीशन ये होती है फैराडे के सिद्धांत में कि या तो क्षेत्र गतिमान हो, मतलब मैग्नेटिक जो क्षेत्र है वो क्या हो, मूव कर रहा हो, या फिर कुंडली मूव कर रही हो, या फिर दोनों मूव कर रहे हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में आपके यहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। यही तो है फैराडे का नियम। यहां पर देखो क्या स्थिति बन रही है,
यहां पर स्थिति ये बन रही है, जो साइंस के विद्यार्थी वो जानते हैं कि हर एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और इसमें क्या है, अगर हमने नॉर्थ नॉर्थ को जोड़ने की कोशिश करी तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाने की कोशिश, वो इस चीज का विरोध कर रहे होंगे कि हमें उसके पास मत ले जाओ, हम भी लड़ने वाले हैं, वो भी लड़ने वाला है, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, खून खराबा हो जाए, मुझे उस तरफ मत ले जाओ। अगर आप किसी लड़ने वाले को किसी सांत्वना वाले के पास ले, हाँ हाँ वहां खून खराबा नहीं होगा, क्यों, वो पकड़ लेगा। आपने वो देखी परवेज रावल का वो डायलॉग, मुझे पकड़ पकड़ मुझे पकड़, वो पीछे से नहीं पकड़ता है तो बोले मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे पकड़। तो वही चीज यहां पर होती है कि आपको ये देखना है, और यही सिद्धांत से क्या हो गया, ये चीजें बहुत, और ये कॉमन है दुनिया भर में। ये जो साइंस टेक की जो हम कहते हैं R&D होना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। आप सोचो छोटे छोटे बच्चे जब साइंस फेयर में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, साइंस एग्जीबिशन हर जगह होते हैं, मैं खुद उसका बहुत बड़ा वो हूँ, मैं बहुत बड़ा मतलब एक तरह से प्रवक्ता रहा हूँ इन चीज़ों का, कि हर एक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगना चाहिए, साइंस फेयर लगना चाहिए, साइंस एग्जीबिशन लगना चाहिए, बच्चों में इनोवेशन बढ़ता है। मेरे खुद का अनुभव है, मैं बहुत ज़्यादा गधा आदमी, जब से मैंने इनोवेशन करने के लिए साइंस फेयर, प्रदर्शनी वगैरह में मैंने क्या पार्टिसिपेट किया, मेरे अंदर की सारी चीज़ों का नज़रिया देखने का बदल गया। कोई भी चीज़ जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। आपके बच्चों में अगर इनोवेशन आपको लाना है, तो उसके लिए उसको खुला छोड़ो, वो करने दो वो क्या कर रहा है, उसमें क्या होगी, जिज्ञासा होगी। जिज्ञासा जिस दिन हो जाए बच्चों में, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, कई चीज़ों को क्या, मैंने मैंने बहुत डाँट खाई है। मेरे फादर मुझे बहुत डाँटते थे, मैं बहुत बारी-बारी करके बहुत सी चीज़ों को नुकसान भी हो जाता था, कई बार बहुत पैसे खर्च हो जाते थे, पर मैं कोशिश करना छोड़ता नहीं था। और मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, बहुत मतलब राष्ट्रीय स्तर तक मैंने साइंस फेयर, एग्जीबिशन वगैरह में मेडलिस्ट भी रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी चीज़ें रहीं। तो मेरे साथ कोशिश ये है कि मैं आपको उस नज़रिए से समझा पाऊँ कि अगर सोचो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पे चल जाए, जैसे मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उसका एक कॉन्सेप्ट था जो रेलवे में आज भी काम करता है। कोई ट्रेन आ रही है, उसने खाली सेंसर लगाया था, और सेंसर कहाँ पर, मान लो कोई जो रोड बनाए जाते हैं ना, जहाँ पर वो लगी होती है, जब ट्रेन आती है तो वो डल जाते हैं, फट उन्होंने कहा गेट डल गए, एक डंडा सा आता है वो लग जाते हैं। तो उसके पहले क्या होता था कि जैसे कोई निकल रही है, ट्रेन आई है, और ट्रेन का क्या है, सेंसर है, सेंसर से जैसे वो निकलेगी, तो वो गेट क्या होते थे, एकदम नीचे गिर जाते थे। अब मान लो उसी समय कोई निकल रहा है, तो क्या हो जाता था, हादसा हो जाता था। किसी के ऊपर ही वो डंडा जाके गिर गया, किसी का सर फट गया, कई तरह की ऐसे हादसे की सरकार को जो वो मिली, जानकारी मिली। उसने इस छोटी सी चीज में क्या किया, एक कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, उसने एक सेंसर लगा दिया। ट्रेन आएगी उससे पहले एक और सेंसर लगा दिया, जिससे क्या होगा, सीटी बज जाएगी। कि साहब सीटी बज जाए तो आपको पहले ही खड़ा हो जाना है, लोग पहले ही आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो गार्ड होगा यहाँ ऊपर, या जो रेलवे की तरफ से जो कर्मचारी होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो उस तरीके से वहां बैठा होगा, वो बता देगा कि अब ट्रेन आने वाली है, अब गेट बंद होने वाले हैं, जिससे क्या होगा, हताहत होने से लोग बच जाते थे। ठीक है, इसमें देखो आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने नीचे भी नॉर्थ पोल डाला, ऊपर भी नॉर्थ पोल डाला। अब ट्रेन आएगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। अब क्या होगा कि वो नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर वाला क्या कर रहा है, नीचे वाले को नीचे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन दोनों स्टेबल हैं एक तरफ है। तो क्या हो जाएगा, वो धरती से इतनी उठ जाएगी ट्रेन, कितनी उठ जाएगी, उसके हिसाब के पैरामीटर है कि कितनी चुम्बक, कितनी मजबूत, किस तरीके से लेनी है। तो वो क्या होगी, अपनी धरती से थोड़ा सा ऊपर उठी रहेगी जब वो चलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें चका या किसी भी उस पर पहिए पे वो चल ही नहीं रही है, वो हवा में चल रही है। ठीक है, इसमें देखो आप, पटरी इस तरीके से बनाई होगी, और इसमें क्या होगा, इस तरीके की पटरी बनाई होगी, इसके ऊपर ट्रेन इधर से जकड़ लेती है, यहाँ भी नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, और नीचे से भी सब जगह चारों तरफ से उन्होंने क्या कर दिया, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी क्या है, इसका ध्रुव हमेशा एन है या फिर एस है, उस तरीके से कर दिया। अब आई कहां पर, अब इसमें हादसा होने की भी रुकेगी कैसे साहब, उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है, जहां जहां पे क्या होता है, और स्पीड इतनी ज्यादा, अब इसमें स्पीड की क्या है, घर्षण होना ही नहीं है, चका की या पहिया की अपनी क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी क्या है कि साहब उसको एक नॉर्मल स्पीड से ज्यादा आप चला दोगे, तो उसका क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हर एक चीज का। सैचुरेशन पॉइंट के बाहर जब कोई चीज चली जाती है, तो फिर क्या है, हादसा होने की गुंजाइश है। रबड़ का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट है, उससे ज्यादा आप उसको चला दोगे, गर्म हो जाएगा, घर्षण में तो क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा की क्या होता है, ह्रास होता है, तो फिर क्या,
वो टायर क्या होंगे, फट जाएँगे। अगर हम सोचो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन है मान लो, वंदे भारत ट्रेन की नॉर्मल स्पीड 120 मानते हैं। एवरेज उसकी जो स्पीड है वो 90-100 के बीच में रहती है। 120 हम मानते हैं, लेकिन उसमें ट्रेन तो भारतीय है और भारतीय सारे ट्रेनों के जो इंजन है उनकी स्पीड इतनी ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देते हैं वंदे भारत को। कोई भी ट्रेन निकल रही होगी उसको क्या कर देंगे, आउटर पे रोक देंगे कि साहब, बड़े साहब का है, वीवीआईपी लोगों का काफिला निकल रहा है, आप इधर हो जाइए। जैसे दिल्ली में कभी आप जाओ, लुटियंस जोन में जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, जैसी बत्ती के उधर हो, कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो तो क्या करते हैं, सारे रोडों को ब्लॉक करके पहले उसको क्रॉस करने के लिए दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि साहब इतना पैसा दे रहा है, वो जल्दी जाने के लिए दे रहा है। कोई दूरी एक पैसेंजर ट्रेन 12 घंटे में तय कर रही है, वंदे भारत उसी दूरी को 3 घंटे में तय कर दे रही है। कैसे? इंजन सेम है। कभी अगर आप रेस की बात करो तो ऐसा नहीं है कि वंदे भारत का इंजन बहुत अलग है और नॉर्मल ट्रेनों का या किसी पैसेंजर की ट्रेन का इंजन अलग है। इंजन नहीं, प्रायोरिटी की बात है। बात समझ में आ गई? तो इसमें भी यही है। इसमें क्या है कि घर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है और घर्षण जहां पे नहीं होगा तो फिर क्या, फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है। तो फिर आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लीजिए इसमें। जैसे अभी हाइपरबोल का नाम से लूप एक ट्रेन है, उसमें क्या है, कैप्सूल टाइप की चीजें हैं जो मुंबई से और अहमदाबाद के लिए हो रही, डिजाइन हो रही है हमारे यहाँ। वो और भी भयंकर टाइप की ट्रेन है। वो कैसी है कि उसमें कैप्सूल टाइप के क्या होंगे, जैसे गोली नहीं होती है, गोली को एक दाग दो, सीधी चली जा रही है। और उसमें क्या है, उसकी पूरी पटरियों में क्या है, वैक्यूम है। अब वैक्यूम है, गोली की एक, जैसे आपने दागा किसी बंदूक की गोली को, वो एक समय फ्रिक्शन करते करते क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि क्या है, सारी चीजें वैक्यूम में है। ऐसी इसमें भी एक टेक्नोलॉजी काम करती है कि ये अपने क्षैतिज से थोड़ी उठी हुई होती है। जहाँ इसका बेस है उससे थोड़ा उठ जाती है। वो उठ क्यों जाती है, मैंने उसके पीछे की साइंस बताई आपको कि एक नॉर्थ दूसरे, आप चुम्बक को कभी लगा के देखना, गैप बना रहेगा हमेशा। कितना छोटा सा गैप बना रहेगा, आप अगर उनको पकड़ लेंगे तो उतने पे ही रहेंगे वो, मतलब उतने से जाएंगे नहीं दूर। और अगर आप उनको छोड़ दोगे तो एकदम एक दूसरे के दूर भाग भाग जाएंगे। ठीक है, आप कभी एक चुम्बक को दूसरी चुम्बक के पास ले जाओ, उतनी दूर भागेगी वो। लेकिन क्या है, उसके पोल क्या होना चाहिए, सेम सेम डायरेक्शन के होना चाहिए। साउथ में साउथ की तरफ, नॉर्थ का नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहां पर कोई एक चीज आपको एक डायरेक्शन मान लो साउथ है, तो इस ट्रेन के नीचे भी क्या होगा, वो साउथ होगा। और साउथ को साउथ के बीच में क्या होगा, एक छोटा सा गैप बन जाएगा। उसी गैप का हम क्या करते हैं, इस वाली ट्रेन में क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? आपको इसके पीछे की साइंस समझ में आई? तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या करते हैं हम, अब देखो इसमें मैग्लो में और बुलेट ट्रेन में क्या अंतर है। बुलेट ट्रेन हमेशा काय पे चलेगी, पहियों पे चल रही है, तो इसकी इफिशियंसी उतनी नहीं होगी। कॉमन सी बात है, मैंने बताया ना, इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो गर्मी, ऊर्जा का ह्रास होगा। और एक चीज की एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा दौड़ा दोगे तो चीजें क्या है, इंफ्रा ही नहीं है तुम्हारे पास, और वो चीजें एक दूसरे के कोलैप्स कर जाएंगी, बिखर जाएंगी, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हैं। और इसकी स्पीड इसीलिए ज्यादा भी है, इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, तो सीधे चले जाएगा, चले जाएगा, जितनी आप दे दो उतने पे चला जाएगा। धरती है ही नहीं इसमें, धरती छोड़ रखी है इसने। तो आजकल सरकार ने भी इसी तरह की धरती छोड़ रखी है, इसीलिए स्पीड में जा रही है और इसमें हादसा होने की गुंजाइश ज्यादा है। सोचो, आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर ट्रेन में कैजुअलिटी होती है कभी भी, मैं एक बेसिक वो बता रहा हूं आपको, ट्रेन में कैजुअलिटी अगर हो रही है तो हो सकता है कि अगर 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो उनमें 300 ही मरे, 700 बच जाएं। लेकिन अगर प्लेन में हादसा होता है, तो अगर 300 हैं तो 300 एक मतलब 300 में 101% पॉसिबिलिटी है कि एक आध बच पाए तो बच पाए। जिसने एजेक्शन सीट वगैरह निकाल दी तो ठीक है, इमरजेंसी उससे निकल गया तो ठीक है। अदरवाइज जो उसमें लपड़ गए वो मर के ही मानेंगे, उसमें कोई दूसरा इफ और बट नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर वही चीजें हैं। इसमें देखो आप, टेक्नोलॉजी, चुंबकीय उत्पादन, मैग्नेटिक, लेविटेशन लगता है। ये पहियों द्वारा पटरी पर चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, दोनों में क्या है, ये पहियों पे नहीं चलती है, पहियों के ऊपर। लेकिन पहिया लगा क्यों रहे हैं हम इसमें, इसमें छोटे छोटे पहिए हैं इसके इधर, कि जब ये ट्रेन वहां पर रोकना भी तो है, खाली चलाना थोड़ी है। इसको हमें इस तरीके से वो करना है, डिजाइन करना है कि ये एक दूरी तक काय पे चले, पहिए के ऊपर चले, पटरी के ऊपर चले। और फिर इस पे हम एक्स्ट्रा क्या डाल देंगे, प्रेशर डाल देंगे। तो फिर क्या करेंगे इसको, फिर वहां पर ये धरती पे आ जाए और चक्रों की बल चलने। यहाँ पर हमें क्या करना है, रेलवे स्टेशन बनाना है इसके। तो यहाँ स्टेशन बनेंगे, वहां पर ये क्या कर लेगी, वहां पर आ जाएगी अपने लेवल पे। और जैसे ही वहां से निकलेगी तो फिर काय पे आ जाएगी,
अपने चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी और ध्रुव कैसे होंगे? समान होंगे, तो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो आप, इसमें क्या है, इसकी अधिकतम गति 600 से 700 तक होती है। ठीक है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में आप कहां चले जाएंगे पता नहीं है। मतलब यहां से अगर आप चाहें दिल्ली से भोपाल, 1 घंटा सवा घंटे में आप भोपाल पहुंच जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे मान लो, सवा घंटे सफिशियंट है। ठीक है, तो ये है। और यहां पर क्या है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 पे अभी हमारी हाईएस्ट वंदे भारत है। देश की जो सबसे ज्यादा गतिमान ट्रेन है हमारी, वो वंदे भारत ही कितना है, 120 है अभी हमारी भारत का जो एवरेज, और एवरेज है 90, 70, 80, है ना। तो हमारे पास आप सोचो कितनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। आप 1 घंटे में चले जाओ यहां से, भोपाल का कोई व्यक्ति है, वो डेली अप डाउन कर लेगा दिल्ली, उसे मीटिंग करनी है और तत्काल में भागना है तो वो चला जाएगा, 5-6 घंटे में मीटिंग कर रुके फिर निकल जाएगा, प्लेन भी नहीं छोड़ेगा उससे जल्दी। प्लेन में सोचो बोर्डिंग वोर्डिंग में कितना टाइम लगता है। इसमें उन्होंने क्या किया, टिकट दिया, अंदर लिया और फिर इसके बाद निकल लिए साहब। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी वो है, चलने का तरीका है हवा में लेविलेटेड होकर चलती है। ठीक है, मैंने बताया लेविलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है, तुलनात्मक द्वारा पहियों की पटरी पे चलती है। ठीक है, ये शोर और कंपन ये बहुत कम करती है। अब इसमें क्या है, शोर और कंपन बहुत कम है, क्यों? क्योंकि वहां पर शोर होने की गुंजाइश ही नहीं है, हवा में चल रही है। केवल क्या हो रहा है, एक फोर्स दूसरे फोर्स को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, हमारा हमारा ये फायदा हो रहा है कि हमारी ट्रेन आगे बढ़ रही है। इसमें क्या है, कोई चीज घर्षण पैदा करेगी तो वो शोर भी करेगी, ऊर्जा का ह्रास करेगी तो क्या करेगी, तुलनात्मक अधिक है। आप सोचो, ये इतनी स्पीड में जा रही है, चक्कों पे चल रही है, पहियों पे चलेगी, तो क्या करेगी, उतनी तेज आपका आवाज करेगी। कोई ट्रेन मान लो पैसेंजर है, धीमे धीमे आती है चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। रोड पे गाड़ियां ज्यादा शोर करती हैं, ट्रेन कम शोर करती है, पटरी पे चलती है। उसके बाद ट्रेनों में भी कई क्वालिटी हैं। अगर ट्रेन 25 की स्पीड में चल रही है, 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में पैसेंजर चल रही है, तो कम शोर करेगी। और जितनी स्पीड आप बढ़ाते जाओगे चक्कों के रूप में, उतनी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं फिर, उसमें फिर नॉइस प्रूफ ग्लास लगाए जाते हैं, इससे अंदर की आवाज बाहर और बाहर की आवाज अंदर ना आए। लेकिन एक बेसिक फैक्टर ये है कि इसमें आवाज ज्यादा आती है। इसमें आवाज आने का कोई खतरा इसलिए नहीं है कि आवाज की कोई बात ही नहीं है, इसमें टके ही नहीं है, हवा में चल रहा है मामला, तो आवाज कहां आएगी फिर। ठीक है, इसमें क्या है, रख रखाव, इसमें रख रखाव कम है, इसमें रख रखाव अधिक है। मैं तो एक खाली कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, मेंटेनेंस इसमें बहुत कम रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, अब ऊर्जा एफिशिएंसी देखो आप, एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है, ये अधिक ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है, हमारा फोर्स भी नहीं लग रहा है। आप सोचो, इलेक्ट्रिसिटी लग नहीं रही अपनी, ज्यादा नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि हम एक मैग्नेटिक क्षेत्र का यूज कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बनाने में। तो वहां पर मैग्नेटिक क्षेत्र है, चुंबक की लाइफ भी ठीक ठाक रहती है। तो इसमें क्या है, हमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है नहीं, ऊर्जा दक्षता इसमें ज्यादा रहेगी, इसमें तुलनात्मक रूप से कम रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है, घर्षण से ऊर्जा ह्रास की बहुत ज्यादा गुंजाइश। ठीक है, अभी हमने बताया पर्यावरण प्रभाव पर बहुत कम है, इको फ्रेंडली है ये उससे थोड़ा कम है। ठीक है, उससे कम क्या है, डीजल वाली है, उससे कम फिर कोयला वाली है। तो इस तरीके से इनका हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये था मैग्लो का पूरा पूरा जो है, और इससे क्या हो जाएगा, अब सोचो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी इससे, मथुरा से आगरा, आगरा से आपका लखनऊ, लखनऊ से सीधा आप प्रयागराज होते हुए बनारस चले जाओ, 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है पूरा, रुक रुक के भी जाओगे, 2 घंटे में चले जाओगे और 2 घंटे में वापस आ जाओगे। किसी की इच्छा हुई कि सुबह 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे का कोई एक स्लॉट बुक कर लेते हैं, यहाँ से सीधे कहाँ चलते हैं, विश्वनाथ धर्म धाम के दर्शन करने चलते हैं। वो सुबह जाएगा, आरती करेगा, शाम को फिर वहां से बुकिंग करेगा और अपना चला आएगा, दिन भर वहां पर भजन करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो समय था उसमें क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एफिशिएंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान यात्रा के दौरान मैग्लो ट्रेन का अनुभव किया। यह तकनीक उत्तर प्रदेश में भविष्य के आधुनिक परिवहन नेटवर्क के लिए संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। समझ में आ गई? योगी बाबा जी पे गए थे, पहले मोदी जी गए थे, मोदी जी ने गीता दी, तो ट्रेन ले ली, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था। आप बाबा जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, बाबा जी बोले आपने तो गीता दी, बाबा जी ने खाली मुखारबिंद से उसको ज्ञान दिया,
बोले आइए कभी हमारे बिहार में, वहाँ पर आपको कहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे गया जी मैं, ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। वो बोला जी महाराज जी इसके बदले में हमें क्या देना होगा? बोले आपको यही देने हैं, मैग्लो। मोदी जी के विज़न से थोड़ा आगे चलते हैं हम। मोदी जी 300 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से काम करते हैं, हम 600-700 वाले हैं। और अगर उससे कुछ और अच्छा हो सकता है, तो अगर वो आएगा तो कोई और लीडर आएगा और हम हमेशा जापान के पास जाते हैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी चुनौतियाँ हैं। अभी मैं आपको इसके लाभ बताते हैं। ठीक है? इसके लाभ हैं कि उच्च गति, जो हमने देखी 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिक सुरक्षा और स्थिरता है इसमें, ठीक है? कम शोर और कंपन है, कम रखरखाव लागत है और पर्यावरण के अनुकूल है, जो कि इसकी क्या है? फायदे हैं। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं कि उच्च प्रारंभिक लागत है, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। ये हम जो आपको बहुत सरल तरीके से बता दे रहे हैं ना, कि ये चुंबकीय क्षेत्र के उसके हिसाब से ही काम करते आगे। अगर इतना सिंपल होता है, इतना पैसा कम लगा होता, तो सरकार बेवकूफ थोड़ी है। इतनी सारी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, हाइड्रोजन ट्रेन के ऊपर क्या कर रही है, पैसा खर्च कर रही है, नए-नए R&D कर रही है। यही बिछा दिए होते, इसी से पूरा का पूरा काम हो गया होता। इसका पूरा एक इंफ्रा बनता है, कि देखो इतना तगड़ा इंफ्रा बनता है इसमें। ठीक है? तो ये मैग्लो इतनी जल्दी नहीं आएगी इंडिया में। इसको अपने यहाँ धरती पर उतरने के लिए कई देवताओं का जन्म होगा। उसके बाद ये अप्सरा अपनी धरती पर आएँगी। के बाद फिर क्या होगा? भारतवासियों का उद्धार होगा। बात समझ में आ गई? समर्पित गाइडवे, अलग ट्रैक की आवश्यकता है। जटिल तकनीक और उच्च स्तरीय रखरखाव है इसमें। भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृतियां बहुत जटिल हैं इंडिया में। इन सब चीजों को देखते हुए ये इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश पहले से ही एक्सप्रेस वे, मेट्रो, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। मैग्लो तकनीक भविष्य में राज्य को उच्च गति सुरक्षित सतत परिवहन प्रणाली को प्रदान करने में सहायक रहेगा। ये चीज हमारी भविष्य से जुड़ी है। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये कोशिश करने की आपको ये बताने की कि हमारे यहाँ मैग्लो ट्रेन हो सकती है, लेकिन इसमें लागत बहुत है। हम विकासशील आदमी 47 के बाद देखते हैं क्या इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बाद कुछ और भी चीजें हो, जैसे हाइपरलूप में बता रहा हूँ आपको। हाइपरलूप की टेक्नोलॉजी ये है कि एक सुरंग बना दी हमने। ठीक है? सुरंग में क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसमें हम कोई भी चीज़ एक डालेंगे तो वो क्या है, विदाउट फ्रिक्शन बहुत आगे तक चली जाएगी और उसकी स्पीड बहुत होगी। यहाँ पर हमने जितनी स्पीड में उसको क्या किया, शूट किया, उतनी स्पीड में वो कहाँ पर, दूसरी जगह पे पहुँच जाएगी, पर उसमें दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा। ठीक है? पर उसमें भी एनर्जी का, लेकिन उसमें बहुत उच्च लागत उसमें भी है। वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें एक कैप्सूल टाइप में लोग बैठ जाएँगे, 1 मिनट में उन्होंने दागा, आप अंदर ही अंदर पता नहीं चलेगा, आधा घंटे में आप सीधे मुंबई से अहमदाबाद पहुँच गए। ठीक है? वहीं का भी वो चल रहा है, उसको प्रोजेक्ट ही इस तरीके से चल रहा है। ठीक है? तो ये थी हमारी मैग्लो ट्रेन, जो कि हमने आपको बता दी। ठीक है? अब आप आगे थोड़ा-सा चलते हैं हमारे साथ। आगे दूसरी चीज़ है कि हमने भारत में ना डेंगू की वैक्सीन के लिए जापान की एक कंपनी है, उसको स्वीकृति दे दी कि वो क्या कर सकती है, भारत में डोजेज़ लगा सकती है। ठीक है? जापान की कंपनी है, उसने उसमें रिसर्च किया था। इसमें क्या है, ये 4 स्टेज के जो हमारे डेंगू के जो वो होते हैं, वायरस होते हैं, उन चारों के चारों पे क्या है, कवर कर देती है। 2 डोजेज़ इसमें लगते हैं। 1 डोजेज़ मान लो आज लग गया और 1 डोजेज़ 3 महीने के बाद 1 साल तक हम कभी भी ले, बात समझ में आ गई? तो ये 2 डोजेज़ होंगे, 2 डोजेज़ के बाद क्या होगा, मलेरिया पर लगभग 80% हम कंट्रोल पा सकते हैं, ऐसा दावा है। और वो क्या है, भारत में। अब भारत के साथ क्या दिक्कतें हैं? भारत में लगभग अभी जो हमने अभी डाटा आपको बता रहे हैं, सवा लाख के समथिंग, 1,13,000 लोगों को हर साल क्या होता है, मामले रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है? और अभी देखो आप, पिछले 20 साल में डेंगू की रिपोर्ट किए गए मामलों में करीबन 11% की बढ़ोतरी हुई है। अभी वही मौसम आ गया है। जैसे अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रही है। जुलाई जब चल रही है तो ये जो मौसम है, ये आपको डेंगू का सबसे आदर्श मौसम माना जाता है। इसमें मच्छर ठीक-ठाक तरीके से क्या करते हैं, अपने खानदान की वृद्धि करते हैं। फिर वो खानदान को लेकर आपके पास आते हैं और खानदान को लेने के बाद फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा-सा बस
नाना पाटेकर साहब कहते थे, वो एक जो उन्होंने बोला था एक डायलॉग, वो बहुत अच्छा डायलॉग था और सच है ये बात। मच्छरदानी चल गई, मोर्टीन चल गया, है ना? ऑल आउट वगैरह सब कुछ हम लगाते हैं कमरों में, है ना? किस लिए लगाते हैं कि भाई साहब से हमें थोड़ा-सा डर है। और ये इनका इस तरीके से सिस्टम है कि अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दे पाए, तो ये शुरू मौत मारते हैं। ऐसा नहीं मारते हैं, एक तो छोटा-सा वो होता है कि आपको बहुत भयंकर टाइप की वो लगती है कि यार इसका खानदान ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो रिएक्शन अलग तरीके से होता है। ठीक है? तो भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल डीसीजीआई ने 20 जुलाई 2026 को, मैं 20 जुलाई की कितनी सारी घटनाएँ हैं। 20 जुलाई को देखो आप, ये घटना भी हुई। इस पे किसी ने कवर नहीं किया। देश की मीडिया जंतर-मंतर पे थी। जंतर-मंतर का मुद्दा बहुत सही था। मुद्दे में बहुत सारी चीज़ें थी। बिल्कुल ठीक थी। लेकिन हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये हम आपको आज बता रहे हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है और हमारे काम की है, उसको हम लेके खोद के आते हैं। ठीक है? चारों जो सीरोटाइप में सुरक्षा देता है, एक ऐसा है, यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकारों के सीरोटाइप से बचाव के लिए बनाई गई है। एक पे नहीं करता, ये चारों पे काम करता है। ठीक है? यह वैक्सीन स्किन के नीचे लगाई जाती है, ध्यान रखना, एक कई तरह की वैक्सीन होती है। एक मसल्स में लगाई जाती है, एक हमारे इधर लगाई जाती है, लेकिन ये कहाँ लगाई जाती है? स्किन के नीचे। फैट वगैरह जहाँ होता है, वहाँ पे ज़्यादा कोशिश है कि इसको लगा दो। तो ये क्या करती है? ये अपना असर दिखाना चालू करती है। निर्माण किसने किया? तो टेकेडा फार्मास्यूटिकल जो है वो है, कंपनी है, उसने इसको विकसित किया, जापान की। भारत में निर्माण के लिए 2024 में टकेडा और बायोलॉजिकल ई के बीच में एक क्या हुई, साझेदारी हुई। उसके बाद ये समझौता हुआ। इसके बाद ड्रग कंट्रोलर जो हमारा जनरल है, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई ने 20 जुलाई को इसको मंजूरी दे दी कि आप ये चीज कर सकते हो, भारत के हित में भी है। ठीक है? भाई क्या है, अब इसमें कितने 50 मिलियन डोजेज को पहले लगाया जाएगा, लक्ष्य जो है इनका। ठीक है? इसमें कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार दूसरी डोज के 1 साल बाद तक पुष्टि किए गए डेंगू मामलों में कितना है, 80% तक ये प्रभावी है। इस पर बहुत है इतना। मतलब दुनिया में टोटल जितने भी डेंगू के मामले आते हैं, उनमें 1/3 केवल भारत के होते हैं। तो भारत के लिए ये चीज़ क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। और भारत क्या करता है, कई जगह, जैसे हम कई जगह अपनी दवाएँ एक्सपोर्ट भी करते हैं। कई जगह से हम टेक्नोलॉजी वगैरह, उनके रिसर्च वगैरह क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट भी कर लेते हैं। उसी का ये हमें क्या दिख रहा है, परिणाम दिख रहा है। अब देखो, 4 से 60 साल की किसी की एज में भी हम इसमें लगा सकते हैं। 4 साल का बच्चा है तो भी इस डोज़ को ले सकता है ना? 5 एमएल से लेकर साढ़े 7 एमएल तक के इंजेक्शन आप हर टाइप के, जिस टाइप का जो व्यक्ति है उसको दे सकते हैं। जिन लोगों को पहले कभी डेंगू नहीं हुआ, वो भी ले सकते हैं, और जो पहले डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं, वो भी ले सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले किसी रक्त परीक्षण या स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये नहीं ले सकते हैं। किसी को डायबिटीज़ है वो नहीं ले सकते हैं, साँस की बीमारी है वो नहीं ले सकते हैं। कई बीमारियों पे कई दवाएँ ऐसी होती हैं, जिसमें आपकी स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ये नहीं है कि कोई चीज़ इस तरीके से हो जाए कि आपको कोई पहले से कोई ऐसी दिक्कत है तो वो नहीं करवा सकते। वो कह रहे हैं इसमें सब लोग हैं, सबके लिए भंडारा है, सबके लिए नुक्ति की व्यवस्था है। आप आइए, पूरी सब्ज़ी ग्रहण करिए, बाद में आपको नुक्ति मिलेगी 5 एमएल। ठीक है? अब डेंगू के देखो लक्षण क्या-क्या होते हैं आपको पता है। तेज बुखार आ जाएगा, सिर दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा, त्वचा पर चकले दाने, थकान, कमजोरी, ये सब लक्षण हैं पूरे डेंगू के जो आप लोग महसूस करते हैं हर बार, हर साल, हर मौसम में। बचाव क्या है, मच्छरों से बचें, साफ-सफाई का ध्यान रखें, रुके हुए पानी को हटाएँ। डेंगू से बचने के लिए दिल्ली सरकार जब थी, केजरीवाल साहब की सरकार थी, तो वो क्या करते थे? अपने घर के क्या मनी प्लांटों को क्या करते थे? पानी बदलते थे, कूलर को दूर रख देते थे, कूलर में से पानी हटाते थे। तो ये सारी चीज़ें डेंगू हटाने के लिए वो कर रहे थे। पूरा शरीर ढक कर रखें, डॉक्टरों की सलाह है और समय पर जाँच करवाते रहें। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें बचाव के तौर पर थी। तो आपने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझी, ये उपलब्धि क्यों बड़ी है? तो भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। 1/3 दुनिया के मामले केवल इंडिया में हैं। तो भारत में क्या है, अगर हमें चाहिए तो इससे क्या होगा, एक रोकथाम हो जाएगी। स्वदेशी उत्पादन में वैक्सीन की उपलब्धता और सामर्थ्यता में सुधार होगा। स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ कम होगा और जान बचाने में मदद मिलेगी। भारत डेंगू नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई, रसिया और इंडिया की जॉइंट वेंचर रहा, तो हमने ब्रह्मोस बना ली।
ऐसे ही में हमने क्या ये वैक्सीन बना ली, ठीक है? वैक्सीन का नाम क्या है? टुडेंगा, ठीक है? टुडेंगा टेक 003, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी वैक्सीन का नाम है, उसके पीछे की वजह हमने आपको बताई, उसके आंकड़े कुछ हमने आपको रखने की कोशिश करी। तो ये वैक्सीन अभी इंडिया ने जापान के साथ जॉइंट वेंचर में तैयार की, ठीक है? तीसरी चीज़ जो है 20 जुलाई से ही रिलेटेड है, एक बहुत दर्दनाक और दुखद घटना भी सामने आई। देश की राजधानी से तो जो चीज़ें मंज़र हमने देख रहे थे, वो तो देख ही रहे थे। एक मंज़र जिसने हमें झकझोर के पर्सनली रखा, देश में क्या है, मज़दूर काम कर रहे थे, ठीक है? तिस्ता नदी प्रोजेक्ट में, ठीक है? तिस्ता स्टेज 4 की जो जल विद्युत परियोजना चल रही थी, ठीक है? दक्षिण सिक्किम में, उस पे काम कर रहे थे और उसमें क्या हुआ, एक छोटा-सा मीथेन गैस का क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। मीथेन गैस का ब्लास्ट हुआ तो क्या हो गई, वो पूरी की पूरी वो जो सुरंग थी वो ब्लॉक हुई, कई लोग उसमें दब के मर गए, कई लोगों की ठंड से मौत हो गई, कई लोग उसमें फँसे होने की आशंका है और हमें अभी तक जो जानकारी मिली, सूत्रों के हवाले से 20 मज़दूरों से ज़्यादा की मौत हुई है उसमें और कई घायल हुए। बात समझ में आ गई? तो ये सब की सब थी, ये आंकड़े नहीं हैं। कई लोग अपनी मज़दूरी के लिए गए थे, अपना घर पालने के लिए गए थे। अंदर ही अंदर काम होता है, आप तो देख ही रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, मैंने जब कल आपसे बोला था एक वीडियो में, यार इस तरीके से काम नहीं होता है। आप देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन पाया? कैसे चीज़ें खड़ी होती हैं? हम युवा हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम उतने ही भरोसेमंद युवा अगर बन गए, तो इस देश को हमारी लड़ाई बहुत लोगों से है यार। हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, कैसे काम चलेगा? हमारी लड़ाई पड़ोस से है, हमारी लड़ाई चाइना से है, हमारी लड़ाई यूएसए से है। हमें उनसे ज़्यादा तरक्की करके दिखानी है। हमारी लड़ाई इस चीज़ से है। और अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तो फिर इन चीज़ों पे ध्यान कौन देगा? एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सदियाँ गुज़र जाती हैं, दशकों लग जाते हैं और 2 मिनट में आपने लिया, टाइल्स उखाड़ दी, गमले उखाड़ दिए, शीशे फोड़ दिए, गाड़ियाँ पलटा दी आपने। आपने क्या किया? तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, बिल्कुल होशाबाश में काम करना है, बहुत होशाबाश में काम करना है, बहुत शांति तरीके से काम करना है। हमें अगर भड़कना है, तो अपने से खुद से भड़कना है। यार हम क्यों नहीं कर पाए? ये मैग्नो ट्रेन की टेक्नोलॉज़ी हम क्यों नहीं ला पाए? हमें ऐसी क्या दिक्कत थी? हम वो फ़ॉर्मूला तो देते। दुनिया आपके फ़ॉर्मूला लेने के लिए तैयार है। अरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है। ब्रेन के लिए थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। वो जो फ़ॉर्मूला आप बना रहे हो, वो दुनिया बना रही है। आखिर हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था में है क्या? आप पढ़ते, रिसर्च करते, आप भी यही फ़ॉर्मूला दे देते। जापान आपको फंड कर रहा होता कि सर हमें दे दीजिए अपनी टेक्नोलॉज़ी, अपना फ़ॉर्मूला हमें दे दीजिए। आप जो वैक्सीन जापान से ले रहे हैं, वो आप खुद बना सकते थे। लेकिन दिक्कत यही है कि हम जब तक अपने आप पे ये दोष देना नहीं चालू करेंगे कि यार हम ही की ज़िम्मेदारी थी, तो शांति बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी ही थी। इस देश को बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी ही है और जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएँगी, तब तक हम कैसे इस चीज़ को बनाएँगे? ये बहुत दुखद घटना थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते-बनाते ये देश का निर्माण कर रहे थे और यही हमारे असली 30 लोगों की मौत है, बहुत दुखद है। भगवान इन परिवारों को ढाँढस दे। मैं शोक संवेदना इनको व्यक्त करता हूँ और देश के योगदान में ऐसे लोगों का जिनका कोई नहीं है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है राजनीति से, ये अपना पेट पालने गए थे और ये उस निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे रहे थे। ये उस चिड़िया की भांति हैं जो आग लगने पे चोंच से पानी भर के क्या कर रही थी, बुझाने का प्रयास कर रही थी। हो हल्ला नहीं कर रही थी। बात समझने की कोशिश करो आप लोग। तो क्या है 20 जुलाई 2026 रविवार, है ना? 20 जुलाई 2026 को क्या था? सोमवार था, ठीक है? सुरंग के भीतर चट्टानों में फंसी संदिग्ध मीथेन गैस अचानक क्या हो गई? चट्टानों में थी क्या मीथेन गैस? एकाएक विस्फोट हुआ। विस्फोट हुई जिससे घना धुआं और विषैली गैसें उत्पन्न हुई। इसके बाद क्या हुई? यह घटना हुई हेड रेस टनल नामची जिला दक्षिणी सिक्किम में हुई और पूरे के पूरे में क्या है? एनएचपीसी की तीसरा स्टेज चौथी स्टेज की चौथी जो वो थी, उस पे क्या थी? 500 मेगावाट की क्या है?
परियोजना जल विद्युत परियोजना का क्या चल रहा था? काम चल रहा था। उसी टनल में ये क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। ये देखिए आप, क्या हालत रही होगी। और क्या है, 5 मजबूत मज़दूर अभी भी फँसे होने की आशंका है। ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर कौन काम करता है? ये हमारी यूपीएससी से क्यों रिलेटेड है? डिज़ास्टर और मैनेजमेंट एक सेगमेंट है हमारी यूपीएससी के सिलेबस में। उसमें क्या होता है? डिज़ास्टर और मैनेजमेंट में जहाँ भी दिक्कतें इस तरीके की आती हैं, आपदा आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गईं, वहाँ पर हमेशा क्या जाएगा? एनडीआरएफ की टीमें जाएँगी। ध्यान रखना। अब आपसे ये पूरा का पूरा सिनेरियो पूछेगा। आपके इंटरव्यू में पूछ लेगा, आपसे एक क्वेश्चन के बारे में पूछ लेगा कि क्या कर सकते हैं हम, पोस्ट में क्या कर सकते थे, है ना? प्री मेजर क्या ले सकते हैं, पोस्ट मेजर क्या ले सकते हैं, करंट मेजर हमारे क्या होना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही तो उसके पहले हम क्या कर सकते थे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस समय हम क्या करेंगे क्विक रिलीफ के आधार पे, क्या हम फर्स्ट एड देंगे, क्या हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हमें इन सब चीज़ों में बतानी पड़ेगी, यही चीज़ें, ठीक है? और ऐसी जगह पे ये क्या करते हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ठीक है? बीआरओ, गुड रोड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन, रोशनी और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से रेस्क्यू जारी है। अब देखो ये पोस्ट वाली बात है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन की वहाँ कमी है क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो मर रहे हैं लोग। ऑक्सीजन ले जाओ, रोशनी ले जाओ, कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ पर, ठीक है? ड्रिलिंग करो मशीन से, क्योंकि वो वाला रोड क्या है, ब्लॉक हो चुका है, तो फिर अल्टरनेट रूट हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर विकसित करना पड़ेगा। अल्टरनेट रूट जितनी जल्दी विकसित हो जाए, उतनी जल्दी हम इनको क्या कर सकते हैं, रेस्क्यू करके बचा सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद मौसम लगातार मलबा गिराने की वजह से अभियान में और चुनौती है। मौसम में क्या बारिश वगैरह होती है इस वाले मौसम में, और वहाँ तो घनघोर बारिश होती है। और घनघोर बारिश में क्या होती है, मलबा कंटिन्यू बहता रहता है। उन सब चीज़ों में हम कैसे काम करेंगे, उन सब की ट्रेनिंग मिलती है एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। अगली चीज़ और देख लेते हैं, ये और दुखद चीज़ है, दुखद भी है और हम क्या बोलें इस चीज़, हैं? कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं है शहर के लिए, तो यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है। चलो यहाँ से और उम्र भर के लिए, एक पेड़ माँ के नाम हम क्या कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और इधर हम क्या कर रहे हैं, जंगलों का सूपड़ा साफ कर रहे हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर तक का जंगल हम साफ कर रहे हैं, इसलिए कि हम क्या कर सकें, वहां से बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारा बॉक्साइट क्या कर सकें, निकाल सकें, और उसको क्या कर सकें, रिफाइन करके और अपना एक बेसिक लाभ कमा सकें। ठीक है? जब लोग कहते हैं कि क्या नाम से, आपने क्या किया, आपने पर्यावरण के नाम पे लोगों से कहा कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए। उसके बाद आपने अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था, के लिए है अब स्टेशन ऐसी जगह पे है कि हमें कई लोगों को चेक पे रखने के लिए वो सारी चीज़ें करनी हैं, वो भी ज़रूरी हैं। और यहाँ पर आप देखिए क्या है, तो कार्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक जो हैं वो उड़ीसा के कहाँ, कालाहांडी जिले में एक पहाड़ी है। पहाड़ी के साथ-साथ ये क्या है, काला हाँ कार्लापाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बाघ के लिए, तेंदुओं के लिए, चीता के लिए और काय के लिए, हाथी के लिए फेमस है। इसमें ये सारे लोग रहते हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे क्या दबा हुआ है, बहुत बड़ा बॉक्साइट का क्या है, एक रिजर्व है। कितना हो सकता है वो? लगभग 207 मिलियन टन बॉक्साइट। सरकार की नज़र इसमें पड़ गई। सरकार की नज़र जैसी पड़ी, वहाँ पर पहले सरकार दूसरी समय पहले नवीन पटनायक साहब की सरकार थी, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी की जैसी सरकार बनती है तो वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो एनवायरनमेंट की जो डिपार्टमेंट हैं स्टेट के, वो एक रिपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट को। इसके अंदर क्या है, एक बॉक्साइट का रिजर्व है। तो अभी तक कितना है, 105 मिलियन टन तक तो सिद्ध हो चुका है, इसकी मतलब एक्सप्लोरेशन हो चुकी है कि भाई इसमें इतना तो है ही। इतना अनुमान है कि 54 मिलियन टन और भी है, पॉसिबल है कि इसमें और निकले। इस चीज़ को क्या हो गई, कंपनियों को क्या लग गई, भनक लग गई।
अब पूंजीपति लोग तो हैं ही, उनको तो चाहिए किसी भी हालत में, उन्हें खाने से मतलब है। वो आए सरकार के पास कि काम करो, आप क्या करो, आप इस पे एक कानून लाओ। मैं ये कहो कि ये कॉरिडोर वगैरह हम सब खत्म कर देते हैं, पेड़-एड़ हम काट-कूट के यहाँ से ये बॉक्साइट हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है? सरकार सरकार है भाई, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी बनाने में उन लोगों का बड़ा रोल है। और जिन लोगों को इसकी नीलामी हुई है, उन लोगों का अक्सर लोग ये कहते हैं, विपक्ष वाले तो कहते ही कहते हैं, आप अडानी और अंबानी को सारी चीज़ें दे दी, तो यहाँ पर भी अडानी साहब आ गए। तो यहाँ पर देखो प्रमुख दावेदार कौन से हैं, इसका क्या किया गया। और ये डेडिकेटेड कॉरिडोर है एलिफेंट के लिए, ध्यान रखना। ये ऐसी चीज़ नहीं है। ये 2000 का नाम से इसमें क्या हुआ कि यह ब्लॉक पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित है। यह क्षेत्र हाथियों के लिए क्या है? डेडिकेटेड है। ठीक है? आवागमन की सुविधा है, उनकी कॉरिडोर बना हुआ है। वो यहाँ से आते-जाते रहते हैं। यह क्षेत्र वर्ष 2021 में, ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आंतरिक आदेश के बाद वन्यजीव आवास और जल स्रोतों पर संभावित प्रभावों की चिंताओं के कारण इसकी नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाई। ऑक्शन पहले भी हो रहा था। 2021 में हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई। लेकिन अब कहाँ तक हाई कोर्ट किस चीज़ का संग दे? नज़र तो थी बगुला वाली। उनकी उसी पे चोंच वो थी नज़र कि भाई कब मछली निकलेगी और कब हम चोंच में लेंगे इसको, खा जाएँगे। उनकी इसी चोंच पे क्या थी? नज़र थी इस मछली पे। और हाई कोर्ट ने 2021 में क्या किया इसमें? स्टे दी। स्टे के बाद अभी जो फिर से सिनेरियो बना, वो फिर से आपको क्या हो गया? इसके ऊपर फिर से ऑक्शन लगा है। ऑक्शन में अडानी समूह है, रिलायंस इंडस्ट्री है, अडानी और अंबानी साहब, हिंडाल्को है, वेदांता है, नवीन जिंदल और कोल इंडिया सरकारी टीमें भी इसके ऑक्शन में क्या कर रही हैं? पार्टिसिपेट कर रही हैं। ज़्यादातर संभावना है कि मेदांता और किसको? अडानी को इसका क्या मिल जाए? टेंडर मिल जाए। और फिर ये क्या करेंगे? ये इन पहाड़ों को काटेंगे। पहाड़ों को काटेंगे तो सबसे पहले क्या काटना पड़ेगा आपको? ये जो इतना हरा-भरा क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको पहले ऊपर से ये लेयर उतारेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से क्या निकलेगा? ये बॉक्साइट निकलेगा। ये कंपनियाँ एल्यूमीनियम उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक बॉक्साइट आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती हैं। अब जिंदल क्या करती है? एल्यूमीनियम, ठीक है? उत्पादन प्रोडक्शन ही तो करती है। एल्यूमीनियम प्रोडक्शन में कौन-कौन है? ये सब की सब कंपनियाँ हैं। ये तो बिल्कुल घात लगा के बैठी थी कि कहाँ मिले देश में। जैसे पेट्रोल निकल आए किसी जगह, रिलायंस किस हद तक नहीं जाएगी? बात समझ में आ गई है आपके? और आप सोचो, इनकी नीलामी कौन कर रहा है? और उसके चेयरपर्सन कौन है? इसको चेयर ही मोदी जी करते हैं। का नाम से जितनी भी कमेटियाँ हैं ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनके हेड हैं मोदी जी। और मोदी जी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो क्यों करेंगे ये क्वेश्चन? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके ही कुछ अपने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। नहीं चाबी भर दी होगी कि साहब इसकी थोड़ी ज़रूरत है। आप बताइए ना आपको कितना पैसा फंड करना है पार्टी के लिए? हम कर देते हैं। पर आप थोड़ा-सा बस इशारा कर दीजिए हो जाएगा। ठीक है, जाओ। डिपार्टमेंट की हिम्मत है, प्रधानमंत्री के सामने कुछ हो जाए, हैं? इसीलिए तो अपन गए थे जंतर-मंतर के अकाउंटेबिलिटी तय हो जाए, हर जगह पे। यहाँ के आदिवासियों को पता ही नहीं है। यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी रहती है बहुत बड़ी स्तर पे। इनको पता नहीं है, इन जानवरों को पता नहीं है जो इसमें बैठे हैं, हाथियों को, चीता को, कि इनके साथ क्या होने वाला है। बस उन 2 लोगों को पता है कि यहाँ पर खुदाई होगी, यहाँ पर पेड़ की कटाई होगी, पेड़ों की भी नीलामी होगी और नीलामी भी उन्हीं लोगों के कुछ लोग कर रहे होंगे, पेड़ काट दिए जाएँगे, फिर जाके अंबानी साहब एक कैंपेन चलाएँगे, है ना? अंबानी साहब क्या करेंगे? एक कैंपेन चलाएँगे जियो हॉटस्टार पे। एक बॉल अगर क्या कर रहा है, मिस कर रहा है या डॉट कर रहा है तो 500 पेड़ लगाए जाएँगे। तरफ से बीसीसीआई और जियो हॉटस्टार की तरफ से। आपके पीपल का पेड़ काट के आपको मनी प्लांट दिया जाएगा और फिर ढोल पीटा जाएगा कि हम सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। एक बंतारा खोला जाएगा, यहाँ के जानवर पहले लंगड़े किए जाएँगे, उनको मारा जाएगा और उसके बाद जो बच जाएँगे भई वो तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनको कहाँ से? उन्हें पेड़ों से पकड़कर पिंजरों में डाल दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रख-रखाव केंद्र जो है जानवरों का,
क्या है? बंतारा है। मोदी जी बढ़िया चीता के साथ फ़ोटो खिंचा रहे होंगे। सारी चीज़ें डेकोरेटेड होंगी, सारी चीज़ें पोस्ट-इट होंगी और फिर आपको दिया जाएगा एक लॉलीपॉप और उस लॉलीपॉप में क्या दिया जाएगा कि मोदी जी तो बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं, पशु प्रेमी, टाइगर प्रेमी, ऑपरेशन टाइगर, सोचिए आप। ख़ैर हम लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हमें हर तरीके से सोचना पड़ेगा। ये बॉक्साइट भी ज़रूरी है हमारी नेचुरल ग्रोथ के लिए। हमारे यहाँ अगर एल्यूमीनियम का हमें ठीक-ठाक उत्पादन करना है, तो हमें इम्पोर्ट नहीं करना है, खुद सेल्फ वो करना है। इन पेड़ों को हम कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं उस जंगल को, ठीक है? मियाँदारी की पद्धति से तो अभी जंगल लग ही रहे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, बड़ी-बड़ी सिटियों में। तो हम ऐसी पद्धति से भी जंगल उगा सकते हैं और बॉक्साइट का ऑक्साइड निकाल ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? अब बॉक्साइट क्या होता है? ये एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा अयस्क ही तो है। बॉक्साइट जो क्या है? एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा अयस्क है और इसमें दिक्कत ये भी है कि अगर इसको जो हम रिफाइन करते हैं तो इसमें क्या निकलता है? बहुत सारा वेस्टेज निकलता है और वो वेस्टेज अगर कहा अगर वो एनवायरनमेंट में फैल गया, जल में फैल गया तो वो सब चीज़ पॉल्यूटेड कर ये बिल्कुल रेड होता है। कभी इसकी फ़ोटो देखना आप, एकदम लाल हो जाएगा, इस मिट्टी को ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ऐसे लावा की तरह है, बिल्कुल लाल, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें हैं। सबसे बड़ा वर्जिन ग्रीनफ़ील्ड बॉक्साइट ब्लॉक में से एक है ये, अभी तक इसमें हाथ भी नहीं लगाया किसी ने, ठीक है? खनन बनाम पर्यावरण संरक्षण, कार्लापाट वन्यजीव अभयारण्य के निकट स्थित होने के बल्कि निकट क्या होने के बाद आप सोचो ये वन्यजीव अभयारण्य है, इधर से खुदाई चलेगी, कई हाथी इसमें कूद के मर जाएँगे, खत्म हो गई बातचीत। ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। अब अगली चीज़ देख लेते हैं, हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो आप, कार्लापाट कोरलीगर पद बॉक्साइट ब्लॉक उड़ीसा के किस जिले में स्थित हैं? तो हमने बताया था कालाहांडी। भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन कोडेंजा किस कंपनी ने विकसित की? तो टाकेडा, है ना? कोडेंजा वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए होती है? हमने बताया था 4 से 60 साल तक किसी में भी लगा दो आप, ठीक है? और 4 साल के 60 साल के बाद फिर क्या ही है? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर लगाओ चाहे ना लगाओ, वो तो सब फिर पैथिक हो जाता है। तीस्ता स्टेज 4 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है जहां अभी हादसा हुआ? तो वो है दक्षिणी सिक्किम या सिक्किम में। राज्य में तो पूरा सिक्किम आएगा ना। और कार्लापाट ब्लॉक की नीलामी को हॉल में किस वजह से पहले रोका गया था? तो रोका गया था पर्यावरण और वन्यजीव याचिकाओं के कारण। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। अब आप देखो, इसमें क्वेश्चन देखो आप, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि उड़ीसा के कार्लापाट बॉक्साइट ब्लॉक के दोहन को लेकर औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच उत्पन्न द्वंद्व की ऊपर चर्चा करें। हमेशा ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा उन चीजों में, पर अगर ऐसी चीजों को आप प्रैक्टिस करना चालू कर दिए ना, तो आप ऐसी चीजें बना ले जाएंगे। थोड़ी बहुत जानकारी हो और आप फ्रेम कर दो तो चीजें आपकी संभल जाएंगी और उस तरीके से आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को परिप्रेक्ष्य में कोडेंजा वैक्सीन के महत्व की सीमाओं का मूल्यांकन करें। क्या केवल वैक्सीन ही डेंगू नियंत्रण के लिए पर्याप्त है? मैं भी देख लो आप। देखो इसमें क्या है, जब हम कहेंगे क्या ऐसा ही है तो नहीं, एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है। स्रोत नियंत्रण और स्वेच्छा वेक्टर नियंत्रण और जन जागरूकता, त्वरित निदान और उपचार, निगरानी और शोध, इन सब में सबकी भी तो जरूरत है। अवेयरनेस की भी तो जरूरत है। पानी घर में रखोगे और फिर कहोगे कि मच्छर हो रहे हैं, अब कहां तक बचाएगा फिर? ठीक है। निर्माणाधीन सुरंग जल विद्युत परियोजनाओं में मीथेन गैस रिसाव जैसे खतरों के प्रमुख कारण क्या हैं? और हिमालयी क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं के लिए सुरक्षा मानकों को कैसे मजबूत किया जा सकता है? अब देखो यहाँ सुरक्षा मानक पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि उसमें मर गए थे क्या हुआ, नहीं। ऐसी हम चीजों के मतलब हम कहते हैं कि वो इशू क्या है, उसकी उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बेस्ड कोई चीज है तो ठीक है। अगर खाली प्रॉब्लम बेस है तो फिर दिक्कत है। आप सॉल्यूशन बेस्ड हैं कि नहीं? जैसे अभी पेपर लीक हुआ, पेपर लीक पे सब बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन बेस्ड पे बात ही नहीं कर रहे हैं। सर इसका सॉल्यूशन क्या है, उस पे चर्चा करो ना कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एनक्रिप्टेड कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीजें 1 घंटे के पहले करो। आप 4-4 सेट बना के रखते, आप जो ट्रैकिंग होती है उस पे ध्यान दो, पैकेजिंग पे आप ध्यान दे सकते हो,
सोचो आप मॉल से एक चीज़ नहीं ला सकते हो बाहर, गार्ड रहे ना रहे वो सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएँगी। हाल के हाल पता लग जाएगा कि कैसी चीज़ें। आप सरकारी तंत्र में वो सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं करते हो जो दैनिक जीवन में हो ही रही हैं आज के समय में। उसमें कोई अलग से ऐसा निंजा टेक्निक थोड़ी लगानी है आपको। सोचो इस शर्ट पे कोई ऐसी कॉलर पे वो एक जो टैग लगा होता है, पेपर की पैकेजिंग में वो टैग लगा दो आप। वो टैग वन टाइम यूज़ होता है उसका। अगर वो टैग खुल ही नहीं सकता सीधा कटेगा। अगर वो टैग कट गया तो मान लो खत्म है मामला। तो टैग काट नहीं सकता। अभी क्या होता है कि लिफाफा है, लिफाफा फाड़ा, लिफाफे में से कच, 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 कच फोटो की और फिर इसके बाद क्या किया दूसरा लिफाफा सील बंद लो खत्म हो गई बात। अब ऐसा नहीं होगा। जहाँ लिफाफे पैक हो रहे हैं वहाँ पर वही सील लगा दीजिए आप। जो बैच आता है ना वो एक डंडी टाइप का, उस बैच को लगा के देखो आप। कैसे नहीं होगा तो इस सॉल्यूशन पे बात होनी चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि कितना सेंसिटिव मुद्दा बन चुका है आज के समय पर लीग। और कोई अगर मान लो डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो गया और उसने सोचा कि भारत को अस्थिर कैसे करना है, बहुत सिंपल काम है। एक पेपर फिर लीक करा देते हैं, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। किसी को भी दबाव में ले आएगा वो, किसी के भी बच्चे को किडनैप कर लेगा। हाँ भाई एक पेपर की बुक को कुछ नहीं करना, तू केवल फोटो लेके सर्कुलेट कर दे इंटरनेट पे। उसका कुछ भी काम नहीं है, पूरे देश में आग लग जाएगी अब। फिर पेपर लीक से एक चीज ये भी तो सामने आई है कि वो कितना सेंसिटिव चीजें हैं। ठीक है, तो हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड प्रिपरेशन को हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड बनाइए, है ना? प्रॉब्लम बेस अगर बना रखी हो तो फिर दिक्कत है। तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? मान लो कि आज एक तीस्ता पे काम हुआ, कल दूसरे तीस्ता जैसे किसी पहाड़ी पे काम होना है, हिमालय क्षेत्र में और भी हमें कंस्ट्रक्शन करना है। वहाँ पर फिर कोई मीथेन गैस का कोई भंडार होगा, वहाँ पर और हम क्या मेजर ले सकते हैं? हमारे मेजरमेंट क्या हो सकते हैं? तो उन चीज़ों पे हमेशा बात होनी चाहिए। उन चीज़ों के हिसाब से मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आप हमेशा रहिए, होशाबास में रहिए और कोई भी इस तरीके से आप सोचो आप अच्छे लोग हैं, आप कितने भावुक हैं, आपको कोई कह दे रहा है कि उठा के पत्थर मार दो, मार दे रहे हैं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके खुद का कॉमन सेंस होना चाहिए। देश की संपत्ति जब तक आप अपनी संपत्ति नहीं मानोगे, आप किस पुलिस को मार रहे हो? उस पुलिस को मार रहे हो जो तुम्हारी सुरक्षा में लगी है। हम हमारी जड़ों को काट रहे हैं क्या? मार लो अच्छा आप, आर्मी को भी मार ही लो। वो कल हट जाते हैं, आप देख लो फिर अपना 2 घंटा देख लो बस। तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं बेटा। वो हमारी सुरक्षा के लिए भी तो ज़िम्मेदार। उनने जो किया उनका हिसाब-किताब होना चाहिए। वो उनकी दूसरी व्यवस्था है होने के लिए। वो कोर्ट से बच नहीं सकते हैं। शक्लें उनकी याद हैं, वो ब ज़िम्मेदारी के तहत एक सिस्टम के थ्रू आए हैं। पर वहाँ पर जो बिना शक्लों के हैं, जिनका कोई धरती धर्म राजा नहीं है, उनका क्या होगा? वो तो अपने मज़े लेके निकल लेंगे। बात समझ में आ गई ना? ये ज़िम्मेदारियाँ हम लोगों की हैं। जब हम कहते हैं तो हम आपके विरोधी नहीं हैं। हमारे कहने का तात्पर्य दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से। ठीक है? चलते हैं फिर। आज हम यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय।